हेलो एवरीवन, ये जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया का नेक्स्ट पार्ट है और इसके अंदर हम लोग ट्रिब्यूनल्स कवर करेंगे। अगर मैं पूरे जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया को सही से अगर डिवाइड करूं तो आप देखोगे कि जो सबसे सुप्रीम बॉडी है, सबसे जो मेन अथॉरिटी है, वो होता है मेरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसके नीचे हाई कोर्ट्स वर्क करते हैं जो अलग अलग स्टेट्स में हैं, और फिर उसके नीचे जो है मेरा सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स, इंडस्ट्रियल कोर्ट एंड लेबर कोर्ट एंड फैमिली कोर्ट काम करता है। इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? ट्रिब्यूनल्स कवर करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हम लोगों ने अभी तक क्या कवर कर लिया है? ट्रिब्यूनल से पहले, जो कि हम लोग अभी इस वीडियो में कवर करेंगे, इससे पहले हमने इवोल्यूशन एंड हिस्ट्री ऑफ जुडिशरी सिस्टम इन इंडिया, सुप्रीम कोर्ट से जो रिलेटेड है, सुप्रीम कोर्ट कैसे इवॉल्व हुआ, क्या उसकी हिस्ट्री है, ये टॉपिक हमने सबसे पहले कवर करा था। फिर आर्किटेक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट कवर करा था। फिर हमने जुडिशियल रिव्यू देखा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये कवर किया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आपने नहीं देखी तो इसे जरूर देखिए, जहां मैंने कंप्लीट सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको दी है, सारी चीजें बताई है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, अपॉइंटमेंट रिमूवल है, क्वालिफिकेशन है, ओथ एंड टेन्योर है, सैलरी एंड अलाउंस है, एक्टिंग चीफ जस्टिस है, एडहॉक जज है, ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सारी चीजें मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में आपको समझाई है। इसके बाद हमने हाई कोर्ट कवर करा हुआ है। हाई कोर्ट के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो जो बनते हैं, क्वालिफिकेशन जो जो बनता है, ओथ, टेन्योर एंड रिमूवल, पावर एंड ज्यूरिसडिक्शन, ये टॉपिक कवर करा हुआ है। हाई कोर्ट से रिलेटेड आपको एक और वीडियो मिलेगी जहां मैंने हाई कोर्ट्स, उनके एस्टेब्लिशमेंट डेट्स और प्रिंसिपल सीट्स को कवर करवाया है। जेसीए एग्जाम या फिर और भी अगर जुडिशरी सिस्टम से जुड़ा हुआ अगर कोई और एग्जाम अगर आपने दिया होगा तो ये प्रिंसिपल सीट पे बेस्ड बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं। तो श्योर शॉर्ट है, अगर आप फ्यूचर में कोई भी एग्जाम फेस कर रहे हैं जहां जुडिशरी सिस्टम ऑफ इंडिया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक प्ले करता है, तो वहां पे इस टॉपिक से, प्रिंसिपल सीट से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलना ही मिलना है। तो ये सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है अभी तक, या फिर आपको इन टॉपिक्स में से कोई भी टॉपिक आपका मिस है, तो आई आइकन पर पूरी प्लेलिस्ट की आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से इसे एक्सेस कर सकते हैं। इन सभी की पीडीएफ आपको निशांति एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो निशांति एकेडमी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्रिब्यूनल के बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड लोक अदालत पर बेस्ड एक वीडियो आपको मिलेगी। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, देन इंपॉर्टेंट कमिटीज, और इसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट केसेस के ऊपर भी एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा। और फिर फाइनल एक वीडियो होगी जिसमें मैं सभी जितने सारे टॉपिक्स आपके यहाँ पे कवर होंगे उनका मैं आपको एक कंपाइलेशन दूंगा ताकि आप बहुत ही कम समय में क्विक रिवीजन कर सकें। तो इस पार्ट में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? ट्रिब्यूनल्स कवर करने वाले हैं। नाउ अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊं कि ट्रिब्यूनल होता क्या है, तो बेसिकली ट्रिब्यूनल एक ऐसी अथॉरिटी होती है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो किसी एक पर्टिकुलर मैटर के जजमेंट के लिए बनाया जाता है या किसी भी स्पेसिफिक इशू के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए बनाया जाता है। बनाता कौन है? पार्लियामेंट बनाता है। अगर एक्चुअल डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिब्यूनल्स इज अ क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन। अब सबसे पहले आपके दिमाग में ये स्ट्राइक करेगा कि क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन होता क्या है। बेसिकली वे सारे इंस्टीट्यूशन, वे सारे बॉडी जिनका जो प्रोसीजर होगा, जिनका जो फंक्शन जो है, जो काम करने का जो तरीका है, वो कोर्ट के अकॉर्डिंग है। वो कोर्ट की तरह जो है हियरिंग्स करते हैं, वो कोर्ट की तरह जो है उनका प्रोसीजर होता है। तो उस तरह के इंस्टीट्यूशन को हम लोग क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। तो ट्रिब्यूनल क्या है? तो एक क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है दैट इज सेटअप, जिसे सेटअप किया जाता है टू डील विथ और रिजॉल्व। ठीक है, डी और के साथ एंड भी हो सकता है, टू डील विथ और ऑब्लिक एंड रिजॉल्व स्पेसिफिक और स्पेशल प्रॉब्लम्स। किसी स्पेशल प्रॉब्लम्स को, किसी एक पर्टिकुलर मैटर को रिजॉल्व करने के लिए या उससे डील करने के लिए जब एक क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन बनाया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिब्यूनल कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि 90% स्टूडेंट्स को इनके बारे में मालूम होगा। नहीं मालूम होगा तो इस वीडियो में मैंने कवर किया हुआ है, आप यहाँ से जान जाओगे। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है ये है एक एग्जाम्पल ट्रिब्यूनल का। उसी तरह से आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल है, उसी तरह से वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है, उसी तरह से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता है, उसी तरह से स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं ट्रिब्यूनल के।
ना ट्रिब्यूनल्स की जरूरत क्यों पड़ती है? तो दो इंपॉर्टेंट रीजन है, हमने हाई कोर्ट वाले वीडियो में कवर करा था कि कोर्ट की संख्या बहुत कम है और उसमें जजेस जो है 800 समथिंग ही है, ठीक है, 800 समथिंग है, एग्जैक्ट जो नंबर है वो आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। और केसेस की बात करें तो हर साल लाख्स में केसेस होती हैं, 7 लाख 10 लाख 20 लाख केसेस होती हैं, जिनमें 3-4 लाख हमेशा पेंडिंग रहती हैं केसेस। तो अब देखो कि ये जो पेंडेंसी है केसेस की, तो ऑब्वियस है कि जजेस की संख्या कम है और केसेस दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्राइम बढ़ता जा रहा है। तो उस केसेस में उसे रिजॉल्व करने के लिए हमें एक अलग से इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ती है। तो उसे रिजॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है, इसे रिजॉल्व करने के लिए हम लोग ट्रिब्यूनल्स का निर्माण करते हैं, ट्रिब्यूनल्स बिल्ड करते हैं, जो क्या करती है, एक पर्टिकुलर मैटर्स को देख सकती है। दूसरा है मेरा टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द कोर्ट। दूसरे से मतलब पहले से मिलता जुलता ही है, पेंडेंसी का मतलब होता है अगर केसेस पेंडिंग है। जो दूसरा जो पॉइंट है उसका मतलब है यहाँ पे वर्कलोड ऑफ कोर्ट। इसका मतलब अगर कोर्ट का जो है वर्कलोड ज्यादा है, जैसे कि मान लेते हैं कोर्ट ऑलरेडी बहुत सारे केसेस देख रही है, अब इसमें एक और केस आ गया कि सपोज एक एम्प्लॉय है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसने सेंट्रल गवर्नमेंट की उस पर्टिकुलर बॉडी पे केस कर दिया जिस पे वो काम करता है कि मुझे 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है, या मेरी सैलरी जो है हाफ मुझे मिली है, और जो है गवर्नमेंट इसके ऊपर बात नहीं कर रही, ठीक है। तो उसने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट में जो है इसके लिए अपील कर दी, एक केस फाइल कर दिया। अब देखो ये जो केस हो गया ना, ये एक पर्टिकुलर मैटर के ऊपर है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ है। तो गवर्नमेंट या पार्लियामेंट क्या कर सकती है कि जो कुछ पर्टिकुलर मैटर्स है जिसके ऊपर एक अलग से इंस्टीट्यूशन बना करके काम किया जा सकता है, तो कोर्ट के वर्कलोड को कम करने के लिए जो है ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय से जुड़ा हुआ है ये केस, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है वो इस केस को देख सकता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो सपोज करो सुप्रीम कोर्ट में उस एम्प्लॉय ने अपील करी थी, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, उस केस को जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इनका जो वर्कलोड था सुप्रीम कोर्ट का वो क्या हो गया, वो कम हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल्स के दो इंपॉर्टेंट नीड हैं, पहला पेंडेंसी ऑफ केसेस को रिजॉल्व करना, और दूसरा कोर्ट के वर्कलोड को कम करना, रिड्यूस करना। ट्रिब्यूनल्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नहीं है, ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा उसका ट्रिब्यूनल पार्ट नहीं है, उसमें ट्रिब्यूनल्स के बारे में कुछ मेंशन नहीं करा गया है। ये जो है ट्रिब्यूनल्स जो है फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करा गया था, वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर ऐड करा गया था। और किस पार्ट में ऐड करा गया है, तो पार्ट 14A। पार्ट 14 बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं हमेशा। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत पार्ट 4A में ट्रिब्यूनल्स को कॉन्स्टिट्यूशन में एम्बेडेड करा गया है। एक से मेरा टाइप्स ऑफ ट्रिब्यूनल्स, बेसिकली दो तरह का ट्रिब्यूनल्स होता है, एक को कहते हैं हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, दूसरा जो होता है वो होता है मेरे मिसलेनियस ट्रिब्यूनल्स, जिसे ट्रिब्यूनल्स ऑफ अदर मैटर्स भी कह सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स मतलब ऐसा इंस्टीट्यूशन, ऐसा बॉडी जो एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड मैटर्स को देखता है। तो ये किस आर्टिकल में मेंशन करा गया है, तो आर्टिकल 323A, आर्टिकल नंबर 323A के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल मेंशन करा गया है। दो ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको यहाँ जानने हैं, एक 323A और दूसरा 323B। 323A जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को रिप्रेजेंट करता है, वहीं आर्टिकल 323B जो है वो ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स से जुड़ा हुआ है या मिसलेनियस ट्रिब्यूनल से जुड़ा हुआ है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स दो तरह का होता है, एक को कहते हैं हम लोग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जो सेंटर से रिलेटेड है, और दूसरा है मेरा स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जो हर एक स्टेट्स का अपना हो सकता है, या दो से ज्यादा स्टेट्स के ऊपर भी ट्रिब्यूनल्स बनाया जाता है। नेक्स्ट है मेरा ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स के अंदर कौन कौन से मैटर्स आते हैं, जैसे टैक्सेशन हो गया, फॉरेन एक्सचेंज है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है, इंडस्ट्रियल एंड लेबर है, लैंड होगा, यहाँ पे लैंड लिखा हुआ है, LAN मिस हो गया, लैंड रिफॉर्म है, सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी है, इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर है, फूड स्टफ है, रेंट एंड टेनेंसी राइट है। तो ये सारे केसेस हैं जिसके ऊपर अलग से ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं।
ना अब इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूनल्स हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला है मेरा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसे शॉर्ट में या एब्रीविएटेड फॉर्म जो है इसका वो है मेरा कैट। ये डील करता है जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस मैटर्स हैं और रिक्रूटमेंट्स हैं उनके साथ। जो कैट है मेरा यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1 नवंबर 1985 में हुआ था। इस ट्रिब्यूनल्स में एक चेयरमैन होता है और बाकी मेंबर्स होते हैं। आपको बहुत जगहों पे चेयरमैन के अलावा वाइस चेयरमैन भी मिलेगा, लेकिन वाइस चेयरमैन को आई थिंक 2010 में या समथिंग ईयर है, मैं श्योर नहीं हूं, आप गूगल कर सकते हो। वाइस चेयरमैन वाला जो पोस्ट था उसे हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो बहुत सारे बुक्स ने इसे अपडेट करा है, बहुत सारे बुक्स ने इसे अपडेट नहीं करा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि चेयरमैन है अभी के समय में और कुछ मेंबर्स इसके अंदर ऐड है। नेक्स्ट है एट प्रेजेंट देयर आर टोटल 17 रेगुलर बेंचेस। अब क्योंकि जो है हियरिंग्स वगैरह सब एक टीम करती है, एक बेंच करती है जिसमें कुछ जजेस जो है नियुक्त किए जाते हैं। तो इस तरह से टोटल जो है कितने बेंच हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में, 17 टोटल रेगुलर बेंचेस हैं। जो प्रिंसिपल बेंच है वो कहाँ पे है, तो वो दिल्ली में है। इसका जो ज्यूरिसडिक्शन एरिया है वो कहाँ कहाँ एक्सटेंड है, तो ऑल इंडिया सर्विसेज से रिलेटेड है, ये सेंट्रल सिविल सर्विस से रिलेटेड है, सिविल पोस्ट से रिलेटेड है, और जितने भी सिविल एम्प्लॉयज हैं डिफेंस सर्विस से रिलेटेड। अब देखो डिफेंस से रिलेटेड दो तरह की चीजें होती है। एक डिफेंस से रिलेटेड ऐसे काम होते हैं जो ऑफिशियल होते हैं, और डिफेंस से रिलेटेड ऐसे काम होते हैं जो नॉन ऑफिशियल होते हैं। तो नॉन ऑफिशियल्स के लिए अलग से, या फिर आप ऐसे समझो कि जो फील्ड जॉब है उसके लिए अलग से ट्रिब्यूनल बना हुआ है, जैसे आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल्स कहते हैं। और जो ऑफिशियल वर्क हो गया जैसे मिनिस्ट्री हो गई, डिफेंस मिनिस्ट्री, तो वहां पे जो एम्प्लॉयज से रिलेटेड ट्रिब्यूनल होगा वो मेरा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट पॉइंट है कैट यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। इनके मेंबर्स का अपॉइंटमेंट जो है एक स्पेशल कमिटी के द्वारा होता है। एक स्पेशल कमिटी जिसके जो चेयरपर्सन होंगे, जो चेयर पर्सन होते हैं होंगे, जो वो कौन होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज होंगे। सिटिंग जज का मतलब होता है ऑफिशियल जज जो कि उस समय कार्यरत पे हो। ठीक है, मतलब उस समय जो है वर्किंग उनका स्टेज हो, उसे हम लोग कहेंगे सिटिंग जज। तो अब ये जो सिटिंग जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, तो इन्हें नॉमिनेट करा जाएगा किसके द्वारा, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया जाता है, इसे नॉमिनेट किया जाता है। नेक्स्ट है मेरा स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। बेसिकली स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल या फिर सैट, इसका एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 के तहत हुआ था। और सैट यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की ही तरह जो सैट होता है वो भी रिक्रूटमेंट से जुड़े हुए केसेस या फिर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के सर्विसेज से रिलेटेड मैटर्स को देखता है। और इसके जो चेयरमैन होंगे और जो मेंबर्स होंगे, इसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा, और कंसल्टेशन जो है प्रेसिडेंट का किसके साथ होगा, गवर्नर ऑफ द स्टेट के साथ किया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरा स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से रिलेटेड। नेक्स्ट है मेरा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल को जो है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के तहत बनाया गया था। वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो डील करते हैं जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे वाटर से रिलेटेड जो अलग अलग स्टेट्स में व्याप्त है या नेबरिंग स्टेट्स में व्याप्त है, उनके ऊपर जो है ये वर्क करता है या उनके साथ डील करता है। नेक्स्ट है मेरा आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल को आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल एक्ट 2007 के तहत जो है बनाया गया। इट डील्स विथ ऑल डिस्प्यूट्स एंड complaints with respect to commission, appointments, enrollment and condition of services under the Army Act 1950, the Navy Act 1957 and Air Force Act 1950। मतलब ये सारे डिस्प्यूट्स और कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करने का काम करता है, उससे डील करने का काम करता है, जो कि कमीशन, अपॉइंटमेंट हो, इनरोलमेंट हो या फिर कंडीशन ऑफ सर्विसेज से जुड़ा हुआ है। और किसके अंडर आता है, तो कुछ एक्ट्स हैं जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से जुड़े हुए हैं, उनके अंदर आता है। नेक्स्ट है मेरा इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है उसे सेट करा गया है सेक्शन 252 के तहत, जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत आता है। नेक्स्ट है मेरा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से आपके 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक है जो आपको यहाँ पे स्टैटिक पार्ट दिख रहा है, दूसरा
जो करंट से जुड़ा हुआ है। अगर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कुछ एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ डिसीजंस लिए हैं, कुछ स्टेप्स लिए हैं, कुछ स्कीम्स लेकर के आई है ये, तो उससे जुड़ी हुई चीजें भी आपको एग्जाम में दिख सकती हैं। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जो पहला पॉइंट है, इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है 2010 में हुआ था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंतर्गत। और ये एक कैसी बॉडी होगी, तो ये एक स्टेचुअरी बॉडी हो गई। It was set up for effective and expeditious disposal of cases relating to the environmental protection and conservation of forest and other natural resources। तो जितने भी environmental से जुड़ी हुई चीजें हो गई, जितने भी environmental protection से जुड़ी हुई चीजें हो गई, या फिर conservation of forest से जुड़ा हुआ मैटर हो गया, या natural resources से जुड़ा हुआ मैटर हो गया, तो इन सब चीजों को देखने का काम, उससे जुड़े हुए केसेस को देखने का काम किसका है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का है। द ट्रिब्यूनल इज मैंडेट टू मेक एंड एंडेवर फॉर डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशंस और अपील्स फाइनली विद इन द 6 months ऑफ द फिलिंग ऑफ द सेम। मतलब 6 महीने के अंदर अंदर ये इनका काम क्या है, केसेस को रिजॉल्व कर देना। ठीक है, ये मैंडेट है इस ट्रिब्यूनल के लिए। और न्यू दिल्ली जो है ये इसका हेडक्वार्टर है। आप इसे प्रिंसिपल प्लेस भी समझ सकते हैं या हेडक्वार्टर भी समझ सकते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एनजीटी का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है, तो आंसर होगा न्यू दिल्ली। अगर आपसे पूछा जाए प्रिंसिपल सिटिंग कहाँ पे होती है इस ट्रिब्यूनल की, तो भी आंसर होगा मेरा न्यू दिल्ली। तो ये ट्रिब्यूनल पे बेस्ड कंप्लीट वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।